A very good morning to all of you. In the last class, we have completed our solvency ratios, and today we will start activity ratios. Activity ratio और इन्हीं को हम बोलते हैं टर्नओवर रेशियोज भी, एक्टिविटी रेशियोज और टर्नओवर रेशियोज। देखो बेटा, एक्टिविटी रेशियोज और टर्नओवर रेशियोज को कैलकुलेट करने का पर्पस क्या है, पहले तो ये समझो। द पर्पस बिहाइंड कैलकुलेटिंग एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियोज इज दैट कि ऑर्गेनाइजेशन के पास जो फैसिलिटीज या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उन फैसिलिटीज और रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइजेशन कितना एफिशिएंटली और इफेक्टिवली यूज कर रहा है। यानी ऑर्गेनाइजेशन के पास इन्वेंट्री अवेलेबल होती है, ऑर्गेनाइजेशन के पास फिक्स्ड एसेट्स अवेलेबल होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन के पास वर्किंग कैपिटल अवेलेबल होती है, ऑर्गेनाइजेशन के पास कैपिटल एम्प्लॉयड होती है। कैपिटल एम्प्लॉयड यानी एसेट साइड अप्रोच के अकॉर्डिंग बात करें तो टोटल एसेट्स में से लेस कर दो करंट लायबिलिटीज, और अगर लायबिलिटी साइड अप्रोच के अकॉर्डिंग बात करें तो शेयर होल्डर्स फंड्स प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज, वो क्या होती है आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इन रिसोर्सेज को या इन फैसिलिटीज को जो ऑर्गेनाइजेशन के पास अवेलेबल है, ऑर्गेनाइजेशन उनको कितना एफिशिएंटली यूज कर रहा है, ये चेक करने के लिए हम कैलकुलेट करते हैं एक्टिविटी रेशियोज या टर्नओवर रेशियोज। अब इनको टर्नओवर रेशियोज क्यों बोला जाता है? टर्नओवर रेशियोज इनको क्यों बोला जाता है? टर्नओवर रेशियोज को इसलिए बोला जाता है कि कितनी रैपिडिटी से यानी कितनी स्पीड से जो ये रिसोर्सेज हैं वो एफिशिएंटली यूज किए जाते हैं टू प्रोड्यूस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। यानी सेल्स जनरेट करने के लिए जो ये रिसोर्सेज अवेलेबल हैं ऑर्गेनाइजेशन के पास, लाइक इन्वेंट्री, like working capital, like fixed assets, like capital employed, कितनी रैपिडिटी से यानी कितनी स्पीड से एफिशिएंटली इनका यूटिलाइजेशन किया जाता है टू प्रोड्यूस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। दैट इज व्हाई these ratios are also called as turnover ratios। ठीक है ना? ये जो एक्टिविटी रेशियोज और टर्नओवर रेशियोज हैं, these ratios are calculated on the basis of revenue from operations, या तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी नेट सेल्स के बेसिस पे कैलकुलेट किए जाते हैं, और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बेसिस पे कैलकुलेट किए जाते हैं। These ratios are calculated on the basis of revenue from operations यानी net sales और cost of revenue from operations, that is COGS यानी cost of goods sold। या तो इन रेशियोज को हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं बच्चों, या फिर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं। अब हमारे पास एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियोज में 6 रेशियोज अवेलेबल हैं। पहले उन रेशियोज के नाम देख लो आप लोग। फर्स्ट रेशियो जो हमें यहां पर गिवन है वो है इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, और इसी को हम बोलते हैं और स्टॉक टर्नओवर रेशियो। ठीक है? इसी के अंदर हम और एक चीज पढ़ेंगे, दैट इज नोन एज इन्वेंटरी होल्डिंग पीरियड
और उसी को बोलते हैं एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री। मतलब कि जो आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशोस है, इसके अंदर हम दो चीजें पढ़ेंगे, एक तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो और इसी के अंदर हम एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री या इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड भी पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो, और इसी को हम बोलते हैं और डेटर्स टर्नओवर रेशो। इसमें हम एक चीज और पढ़ेंगे, दैट इज नोन एज डेट कलेक्शन पीरियड। डेट कलेक्शन पीरियड बोल लो या और एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड बोल लो या डेट कलेक्शन पीरियड बोल लो, एक ही बात है। उसके बाद जो नेक्स्ट रेशो हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशोज के अंदर पढ़ेंगे, इन्वेंट्री क्या टर्नओवर रेशोज के अंदर या एक्टिविटी रेशोज में पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड एज, इसमें हम पार्ट ए में पढ़ेंगे ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशो। ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशो, और इसी को हम बोलते हैं क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो। इसी में एक चीज हम और पढ़ेंगे, एवरेज पेमेंट पीरियड और डेट पेमेंट पीरियड। ठीक है ना, बहुत इजी है, घबराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आप जो पढ़ोगे वो आप पढ़ोगे वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। नेक्स्ट आपको मिलेगा, वो मिलेगा फिक्स्ड असेट्स टर्नओवर रेशो, और जो लास्ट रेशो आप इस सेक्शन के अंदर पढ़ोगे वो होगा कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशो। अब हमें बैक टू बैक इन 6 रेशियोज के बारे में नॉलेज गेन करनी है। उसके बाद पहले इन 6 रेशियोज के बारे में जो डिटेल्स हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं इससे रिलेटेड, वो हम पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, और उसके बाद हम करेंगे फिर इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है ना, क्वेश्चन बैक टू बैक एक साथ करेंगे। पहले हम आज कॉन्सेप्ट्स इनसे रिलेटेड कंप्लीट करते हैं। तो पहला रेशो जो है हमारा वो क्या है बच्चे, वो है इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो या स्टॉक टर्नओवर रेशो। तो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो देखो बच्चों, ये रेशो कैलकुलेट किया जाता है टू एनालाइज और टू चेक हाउ वेल
the inventory available to the business organization is rotated during the financial year to produce revenue from operations. तो इस रेशो का फॉर्मूला क्या है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री. कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्या होगा? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी इसी को मैं बोल सकता हूं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी COGS. ये आपने 11th क्लास में भी पढ़ रखा है. हाँ, बस ये जरूर है कि जब हम जॉइंट स्टॉक कंपनी के फाइनल अकाउंट्स पढ़ रहे थे तो इसी चीज को हम बोल रहे थे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. तो इसका क्या फॉर्मूला है? आपने लास्ट ईयर ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, तो ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ट्रेडिंग अकाउंट से ही सारी चीजें हम कैलकुलेट करते थे. क्या फॉर्मूला था? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस. नेट परचेजेस यानी टोटल परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न्स प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लेस क्लोजिंग स्टॉक. ठीक है, एक फॉर्मूला तो ये हो गया. पुराने दिन याद करो, बचपन वाले दिन जब आप 11th क्लास में थे, ये फॉर्मूलाज आपने पढ़े थे. इसके अलावा और क्या फॉर्मूला है सर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कैलकुलेट करने का? बेटा, अगर हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में से यानी सेल्स में से अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट लेस कर दूं तो क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. इसके अलावा अगर हमने सेल्स की हैं एट अ लॉस, यानी एक फॉर्मूला और बन सकता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस ग्रॉस लॉस. यानी अगर ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय हमें ग्रॉस लॉस हुए हैं तो सेल्स के अमाउंट पे यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के अमाउंट में अगर आप ग्रॉस लॉस ऐड कर दोगे तो हमारा क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. तो चाहे आप ये फॉर्मूला यूज करो, क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी उसके बेसिस पे फॉर्मूला हम यूज कर पाएंगे. एक फॉर्मूला ये है, दूसरा ये और तीसरा ये. ये तो हो गया आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. अब अगर हमें दूसरा क्या चीज चाहिए? एवरेज इन्वेंट्री. तो एवरेज इन्वेंट्री आप कैसे कैलकुलेट करोगे? एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2. ओपनिंग इन्वेंट्री यानी इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, क्लोजिंग इन्वेंट्री यानी इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर डिवाइडेड बाय 2. ध्यान रखना, इन्वेंट्री जब हमने फाइनल अकाउंट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी पढ़ा था तो इन्वेंट्री में आप क्या पढ़ते थे? इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, इन्वेंट्री ऑफ बोलो, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, और फिर आप पढ़ते थे लूज टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर्स.
तो बेटा ध्यान रखना, लूज टूल्स और स्टोर्स एंड स्पेयर्स को यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि लूज टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर्स कभी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में कन्वर्ट नहीं होते, क्योंकि उनको हम सेल नहीं करते। तो ध्यान रखना, इन्वेंट्री में से यहाँ पर भी अगर क्वेश्चन में आपको लूज टूल्स या स्टोर्स एंड स्पेयर्स इन्वेंट्री में इंक्लूडेड है तो वो आप करोगे लेस। आई होप होगा ये क्लियर। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस की। तो बेटा जितना ये रेशो ज्यादा होगा, हायर द रेशो द बेटर इट इज। सर ये रेशो किस फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है? ये शो किया जाएगा रेट और सो मैनी टाइम्स के अंदर, यानी 6 टाइम्स, 7 टाइम्स, 10 टाइम्स, लाइक दैट, रेट और सो मैनी टाइम्स के अंदर। तो जितना ये रेशो हायर होगा उतना ही बेटर होगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए। क्यों सर? क्योंकि इन्वेंट्री जितने बार रोटेट होगी, इन्वेंट्री जितना रोटेशन होगा इन्वेंट्री का, यानी आपने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से रॉ मटेरियल परचेज किया, रॉ मटेरियल्स को आपने WIP में कन्वर्ट किया, WIP से आपने बनाए फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स आप अगेन सेल कर रहे हो और सेल होके फिर आपके पास फिर कैश आ गया या कैश एट बैंक आ गया। अगेन आप वही प्रोसेस अगेन एंड अगेन आप ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर क्या कर रहे हो? रोटेशन में डाल रहे हो, यानी पैसा बार बार रोटेट हो रहा है, इन्वेंट्री बार बार रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में रोटेट हो रही है। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो हाई होगा वहां पे हम ये कह सकते हैं कि लो मार्जिन रखकर भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। और अगर आप रिजिड हो जाते हो कि भाई हम तो अपना सेल प्राइस यही रखेंगे, इस सेल प्राइस पे माल बिकता है तो ठीक है, अदरवाइज गुड्स हमारे पड़े हुए हैं, इसका मतलब आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो उस ऑर्गेनाइजेशन में होगा लो। अगर आपकी सेल्स अच्छी नहीं हो रही है तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो लो होगा। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो लो होने का मतलब है कि आपके गुड्स पड़े हुए हैं गोडाउन में अनसोल्ड, यानी गुड्स विल बी लाइंग अनसोल्ड इन द गोडाउन। इससे क्या होगी? आपकी स्टोरेज कॉस्ट बढ़ेगी, भाई गोडाउन रेंट पे करोगे, ठीक है, गुड्स की मेंटेनेंस भी रखोगे कि कहीं वो खराब ना हो जाए, उसको प्रॉपरली तरीके से भी रखोगे गोडाउन के अंदर। उसके अलावा अगर गुड्स सेलेबल स्टेट में नहीं रहे, यानी वो आउट ऑफ फैशन हो गए, तो उनको कौन डिमांड करेगा? इसका मतलब अगर गुड्स आपके ऑब्सोलीट हो गए या सेलेबल स्टेट में नहीं रहे तो ऑर्गेनाइजेशन को हैवी लॉसेस भी हो सकते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जहां पर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो हाई होगा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो हाई होगा, वहां पर लो मार्जिन रखकर भी आप अच्छे खासे प्रॉफिट्स जनरेट कर सकते हो इन कंपैरिजन टू दैट ऑर्गेनाइजेशन वेयर नो डाउट प्रॉफिट मार्जिन इज वेरी गुड, बट due to rigidness of the owners of the business organization related to the sale price of the goods, inventory turnover ratio will be low। तो वहां पर अगर आप प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा भी रखते हो, इवन इन दैट केस अगर आपको सेल्स प्रॉपर नहीं मिल रही हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में बेटर प्रॉफिट्स आप जनरेट नहीं कर पाओगे। बोलो जी, क्लियर है यहां तक? तो ये हमने पढ़ा आज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। एक बार ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस देख लो। दिस रेशो इंडिकेट्स वेदर इन्वेंट्री हैज बीन एफिशिएंटली यूज्ड और नॉट, यानी इन्वेंट्री को आप प्रॉपर्ली यूज कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन में या नहीं। इट शोज द स्पीड विद विच द इन्वेंट्री इज रोटेटेड इनटू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और द नंबर ऑफ टाइम्स द इन्वेंट्री इज टर्न्ड इनटू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ड्यूरिंग द ईयर। Higher the ratio, better it is, since it indicates goods can be sold at a low margin of profit and even then the profitability may be quite high। देखो बच्चों ध्यान रखना, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो को छोड़ो, ऑल जो हमारे टर्नओवर रेशोज हैं, एक्टिविटी और टर्नओवर रेशोज हैं, वहां पर एक चीज का ध्यान रखना, जितना ज्यादा होंगे वो, यानी टर्नओवर रेशोज जितने हाई होंगे that will be better for the business organization, वो business organization के लिए उतना ही better होगा। अब वो चाहे inventory turnover ratio हो
या चाहे कोई और रेशो हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो धीरे धीरे आप समझ जाओगे। A low inventory turnover ratio indicates that inventory doesn't sell quickly and remains lying in the godown for quite a long time. This results in increased storage cost, blocking of funds and losses on account of goods becoming obsolete or unsellable. अगर goods की सेल प्राइस के लिए आप रिजिड हो गए कि भाई इस सेल प्राइस से हम कम रेट पे नहीं सेल करेंगे, तो इन दैट केस अगर गुड्स आपके ऑब्सोलीट हो गए, गोडाउन में पड़े पड़े या सेलेबल कंडीशन में नहीं रहे, तो फिर ऑर्गेनाइजेशन को हैवी लॉसेस होने के चांसेस हो जाते हैं। दिस रेशियो कैन बी यूज्ड फॉर कंपेयरिंग द एफिशिएंसी ऑफ सेल्स पॉलिसीज ऑफ टू फर्म्स डूइंग सेम टाइप ऑफ बिजनेस। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन की इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हाई होगा, तो हम कहेंगे कि दूसरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कंपैरिजन में उस ऑर्गेनाइजेशन की सेल्स पॉलिसीज ज्यादा बेटर हैं। ठीक है ना। Similarly, by comparing the inventory turnover ratio of the current year with the previous year, the management can assess whether inventory has been more efficiently used or not. तो ये था बच्चों आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अब मैंने बोला था कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के साथ ही हम पढ़ेंगे एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री या इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड। अब बच्चों कई बार इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को हम नंबर ऑफ डेज के अंदर भी प्रेजेंट करते हैं। तो इफ इन द क्वेश्चन इट इज आस्क्ड दैट कैलकुलेट द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इन नंबर ऑफ डेज या इन नंबर ऑफ मंथ्स, तो उस केस के अंदर आप कैलकुलेट करोगे एवरेज एज ऑफ इन्वेंटरी और इन्वेंटरी होल्डिंग पीरियड। एवरेज एज ऑफ इन्वेंटरी और इन्वेंटरी होल्डिंग पीरियड, ये कैसे कैलकुलेट करोगे? इसका फॉर्मूला है बच्चों नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर। अगर डेज में कैलकुलेशन करनी है तो नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, और अगर मंथ्स में कैलकुलेशन करनी है तो नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर डिवाइडेड बाय इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर या फिर नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर। नंबर ऑफ डेज 365, नंबर ऑफ मंथ्स 12 मंथ्स डिवाइडेड बाय इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। तो ये आ जाएगा आपका एवरेज एज ऑफ इन्वेंटरी या इन्वेंटरी होल्डिंग पीरियड, या हम बोलते हैं इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो इन नंबर ऑफ डेज या इन नंबर ऑफ मंथ्स। ठीक है, तो ये हमने कंप्लीट किया हमारा फर्स्ट रेशियो, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। नेक्स्ट है हमारा ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो ये गिवन है आपके बुक में पेज नंबर 14.45 के ऊपर। ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, या फिर इसी को हम बोलते हैं डेटर्स टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो और डेटर्स टर्नओवर रेशियो। बेटा मुझे ये बताओ, ट्रेड रिसीवेबल्स कब क्रिएट होते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में? जब हम क्रेडिट बेसिस पे गुड सेल करते हैं, तब हमारे डेटर्स या ट्रेड रिसीवेबल्स क्रिएट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स।
क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। तो ये जो रेशो है, दिस रेशो इंडिकेट्स, ये रेशो जो है ये इंडिकेट करता है कि किस स्पीड से अमाउंट फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स इज कलेक्टेड बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। So this ratio indicates the speed with which the amount is collected from trade receivables। जितना स्पीडली आप ट्रेड रिसीवेबल से अमाउंट कलेक्ट करोगे, आपके चांसेस ऑफ बैड डेट्स लॉस उतने ही कम हो जाएंगे और ऑर्गेनाइजेशन की लिक्विडिटी पोजीशन उतनी ही साउंड हो जाएगी। सर लिक्विडिटी मतलब अरे शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी पोजीशन या शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन ऑर्गेनाइजेशन की उतनी ही बेटर होगी, क्योंकि आपके पास लिक्विड कैश उतना ही बेटर अमाउंट अवेलेबल आपके पास होगा। तो यहां पर आपको क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कैलकुलेट करने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्रेडिट सेल्स। लेकिन मान लो कई बार क्वेश्चन में आपको क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस गिवन नहीं होता, ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन में क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस गिवन नहीं होता। इन दैट केस दिस रेशो कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। मान लो क्वेश्चन में आपको टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस गिवन है, अब उसमें से आपको कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी गिवन हो, तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में से कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आप डिडक्ट कर दोगे तो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आप कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन मान लो अगर आपको क्वेश्चन में टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस तो गिवन है, लेकिन कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आपको गिवन नहीं है, तो फिर क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कैसे कैलकुलेट करोगे? इन दैट केस दिस रेशियो कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। लेकिन अगर आप क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कैलकुलेट कर सकते हो बाय यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन इन द क्वेश्चन, देन ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो will always be calculated by using credit revenue from operations। ठीक है, अब एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स कैसे कैलकुलेट करोगे बच्चों? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय 2। अब ध्यान रखना, ट्रेड रिसीवेबल्स में आपके डेटर्स भी आते हैं और बिल्स रिसीवेबल्स भी आते हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स में आपके डेटर्स भी आते हैं और बिल्स रिसीवेबल्स भी आते हैं। ठीक है, एक चीज का और ध्यान रखना, while calculating trade receivables turnover ratio, जो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स है एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स है, वो आप ग्रॉस ट्रेड रिसीवेबल्स में से लेस नहीं करोगे। भाई यहां पर हमें ऑर्गेनाइजेशन की लिक्विडिटी पोजीशन या सॉल्वेंसी पोजीशन चेक नहीं करनी, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन चेक नहीं करनी। यहां तो हमें ये देखना है कि हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स जो हैं वो कितनी स्पीड से कलेक्ट हो जाते हैं। जितनी ज्यादा स्पीड से कलेक्ट होंगे उतना ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटर है। क्यों? क्योंकि हमारे बैड डेट्स लॉसेस के चांसेस उतने ही कम हो जाएंगे और ऑर्गेनाइजेशन की शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन उतनी ही साउंड हो जाएगी। तो एक चीज का ये स्पेशली आप ध्यान रखना। दूसरी चीज मैंने क्या बताया था कि अगर क्वेश्चन में क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस गिवन नहीं है या उसको कैलकुलेट करने का कोई बेसिस भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो दिस रेशियो कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड, दिस रेशियो कैन आल्सो बी
calculated using revenue from operations। तो इस रेशियो को फिर उस केस में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को यूज करके भी कैलकुलेट आप कर सकते हो। आई होप ये होगा आपको क्लियर। सर इस रेशियो को किस फॉर्म में शो करेंगे? बेटा मैं पहले ही बता चुका आप लोगों को कि जितने भी आपके टर्नओवर रेशियोज या एक्टिविटी रेशियोज हैं वो रेट और सो मेनी टाइम्स के अंदर आप प्रेजेंट करोगे, यानी इज इक्वल टू डैश 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 टाइम्स। आई होप ये होगा क्लियर। अब इसी के अंदर एक चीज हम और पढ़ेंगे, इसी के अंदर हम एक चीज और पढ़ेंगे। अगर क्वेश्चन में आपको पूछा जाए कि ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो का आपको शो करना है इन नंबर ऑफ डेज या इन नंबर ऑफ मंथ्स, नंबर ऑफ डेज या नंबर ऑफ मंथ्स में अगर आपको ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो को शो करना है तो उस केस के अंदर हम क्या कैलकुलेट करेंगे वो देखो। तो नेक्स्ट चीज जो हम पढ़ेंगे यहां पर, अगर हमें ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो नंबर ऑफ डेज या नंबर ऑफ मंथ्स में निकालना है तो एवरेज एज ऑफ कलेक्शन, एवरेज एज ऑफ कलेक्शन या एवरेज एज ऑफ रिसीवेबल्स बोलते हैं इसको, एवरेज एज ऑफ रिसीवेबल्स या एवरेज कलेक्शन पीरियड या डेट कलेक्शन पीरियड हम कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला क्या होगा? इजी सा है, नंबर ऑफ डेज अगर डेज में कैलकुलेट करना है और नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। ठीक है ना? अगर आपको नंबर ऑफ डेज में कैलकुलेट करना है तो 365, या अगर क्वेश्चन में बोल रखा है यू हैव टू यूज 360 डेज इन अ ईयर तो फिर 360 लिखना। अगर क्वेश्चन में बोल रखा है, क्वेश्चन में कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है तो 365 लोगे आप लोग, और नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर 12 मंथ्स डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, तो वो आ जाएगा आपका एवरेज एज ऑफ रिसीवेबल्स या एवरेज कलेक्शन पीरियड या डेट कलेक्शन पीरियड। तो ये था आपका ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। अब हमारे 4 रेशियो बचे, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड असेट्स टर्नओवर रेशियो और कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो। नेक्स्ट क्लास में उनको कंप्लीट करके और फिर हम एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियोज के क्वेश्चंस करेंगे बैक टू बैक। So that's all for today. Have a nice day to all of you guys. Goodbye.